हेलो गाइस, कैसे हो सब। वेलकम बैक टू योर चैनल। मेरा नाम निधि है। आज हम वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन दैट इज एनपीओ करेंगे अकाउंट्स में। ये चैप्टर अप्रोक्सीमेट 10 नंबर का आता है बोर्ड्स में। तो ये चैप्टर के बेसिक्स के साथ में सारे कॉन्सेप्ट समझाने वाले हूँ। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखोगे तो आपके सारे एनपीओ के बेसिक्स क्लियर होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट को हम बेसिक से समझते हैं कि ये बनता कैसे। कुछ रूल्स है, कुछ अजम्पशंस है जो हमें ध्यान में रखनी है। पहली चीज रिसीव्स एंड पेमेंट्स के लिए कि रिसीव्स एंड पेमेंट कैश बेसिस है। ये चीज याद रखना, रिसीव्ड और पेमेंट में अगर कैश इन्वॉल्व है तभी आएगा। अगर कैश के बिना की कोई ट्रांजैक्शन है दैट इज क्रेडिट ट्रांजैक्शन, वो नहीं आएगी। या फिर नॉन कैश एक्सपेंस डेप्रिसिएशन, वो नहीं आएगा। तो रिसीव्ड एंड पेमेंट कैश बेसिस होता है। एंड रिसीव्ड एंड पेमेंट में कैपिटल एंड रेवेन्यू नेचर दोनों की ही ट्रांजैक्शन आती है। अब क्या होता है कैपिटल नेचर और क्या होता है रेवेन्यू, इसको समझो। बिजनेस में ऐसी ट्रांजैक्शन जिसका बेनिफिट हमें 1 साल से ज्यादा मिल रहा है वो है कैपिटल ट्रांजैक्शंस, और जिसका बेनिफिट विद इन 1 ईयर मिल रहा है वो है रेवेन्यू। ठीक है। रेवेन्यू नेचर में लायबिलिटी एंड एसेट्स में फर्क नहीं पड़ता, बट कैपिटल नेचर में लायबिलिटी एंड एसेट्स में फर्क पड़ता है। ये सीधा बैलेंस शीट को इफेक्ट करती है। बैलेंस शीट में लायबिलिटी और एसेट्स होते हैं तो वही इफेक्ट आता है इसका कैपिटल नेचर की ट्रांजैक्शन का। पर रेवेन्यू नेचर जो 1 साल की ट्रांजैक्शन है, विद इन 1 ईयर इसका बेनिफिट हमें मिल चुका है। ये डेली के खर्चे हैं ना, तो इसमें एसेट में कोई फर्क पड़ रहा है ना लायबिलिटी में। तो ये ट्रांजैक्शन रेवेन्यू नेचर की होती है जो 1 साल तक की ट्रांजैक्शन होती है, जिसका बेनिफिट हमें 1 साल तक मिलता है। पर रिसीव्स एंड पेमेंट बोलता है जितनी भी ट्रांजैक्शन है, चाहे कैपिटल हो चाहे रेवेन्यू हो, चाहे उससे एसेट एंड लायबिलिटी में फर्क पड़ रहा हो चाहे नहीं पड़ रहा हो, अगर वो ट्रांजैक्शन ऑकर हुई है और वो कैश इन्वॉल्व है तो वो रिसिप्ट एंड पेमेंट में आएगी। चाहे वो इस साल की हो, पिछले साल की हो, या आने वाली कोई फ्यूचर ट्रांजैक्शन है। कोई भी ट्रांजैक्शन अगर कैश बेसिस है और जिसमें कैपिटल एंड रेवेन्यू नेचर हो, वो ट्रांजैक्शन आएगी। सिंपल। इससे रिसीप्ट्स एंड पेमेंट बन जाएगा। कोई तो सारे तीनों पॉइंट्स ध्यान में रख के ही हम रिसीप्ट एंड पेमेंट बनाएंगे। तो यहाँ पे ये कैश बेसिस है, तो कैश बेसिस का रूल याद रखो, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यही होता है रियल अकाउंट में कैश बेसिस, कैश अकाउंट का रूल। तो यहाँ पे देखो, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इसीलिए रिसीप्ट इस साइड है, डेबिट साइड है, और पेमेंट इस साइड है। जितनी भी ट्रांजैक्शन से पैसे आएंगे उसको रिसीप्ट्स में लिखते जाओ, और जितनी भी ट्रांजैक्शन से पैसे जाएंगे उसको पेमेंट में लिख दो। सिंपल। तो हमारे पास पहले का कुछ बैलेंस हो सकता है, और जितने भी पैसे आए, चाहे इस साल का हो, पिछले साल का हो, या आने वाले साल का पहले ही पैसा मिल गया, जो भी ट्रांजैक्शन हुई है किसी भी ईयर की हो, बट अगर पैसे इन्वॉल्व है तो आएगी। बस इतना देखना है पैसे इन्वॉल्व है या नहीं है, चाहे जो मर्जी ईयर की ट्रांजैक्शन हो। तो यहाँ पे आ गया हमारा बैलेंस पहले का। सब्सक्रिप्शन चाहे पहले की ईयर की हो, करंट ईयर की हो, या नेक्स्ट ईयर की हो, अगर इस साल हमें सब्सक्रिप्शन दी है तो आएगी। मान लो एक्स पर्सन ने करंट ईयर की सब्सक्रिप्शन दे दी, आ गई। और वाई पर्सन था जिसने पिछले साल की इस साल दे दी, पैसे तो आए हैं, आ गया। और एक सी पर्सन था जिसने एडवांस में हमको पैसे दे दिए नेक्स्ट ईयर के, वो भी आएगी। चाहे जिस मर्जी ने दिए हो, अगर पैसे दिए हैं तो आ जाएंगे। क्लियर। अब डोनेशन से पैसे, किसी ने स्पेसिफिक डोनेशन करी है कि यहीं पे खर्च करना, ठीक है, या फिर ग्रांट दी है, एंट्रेंस फी दी है, कुछ भी पैसे दिए हैं, सेल करके न्यूज़पेपर बेच के पैसे आए हो, स्पोर्ट्स मटेरियल, पुराना स्पोर्ट्स मटेरियल दे के पैसे आए हो, इन्वेस्टमेंट से पैसे आए हैं, या फिर डिविडेंड आया हो, रेंट आया हो, इंटरेस्ट आया हो, कोई भी मिसलेनियस इनकम है, कहीं से भी पैसे आए हो, वो सब आ गया हमारा रिसीप्ट्स में। अब पेमेंट को समझो। मान लो यहाँ पे अगर ओपनिंग बैलेंस नेगेटिव है
तो वो इस साइड होगा, ठीक है, या तो ये होगा या फिर ये चीज होगी। तो मैंने फॉर्मेट में लिख दिया है और ये डिस्क्रिप्शन में भी सब कुछ डाल दिया है। ये वाले रूल्स इंपॉर्टेंट है, इन सबको रिसीव पेमेंट बनाते टाइम याद रखना। अब हमारे पास एक्सपेंस है, पैसे गए, या तो सैलरी, ठीक है, रेंट, पोस्टेज, कोई भी ऐसा खर्चा, या फिर अगर हमने एसेट भी खरीदा हो, है ना, एसेट आया है, बट यहाँ पे कैपिटल और रेवेन्यू दोनों नेचर की ट्रांजैक्शन आती है, तो सारी जिस भी ट्रांजैक्शन से पैसा गया है वो सारी ट्रांजैक्शन इधर आ गई। चाहे इन्वेस्टमेंट करी हो, बुक्स ली है, चाहे एसेट ही आया पर पैसा तो गया, चाहे एसेट ही खरीदा हो बट पैसा गया है, इसलिए सब आ जाएगा और एंड में निकल जाएगा बैलेंस। जितनी भी रिसीप्ट आई, मान लो टोटल 10,000 रिसीप्ट हुई और खर्चे हुए 7,000, तो जितना भी बैलेंस होगा वो यहाँ पे आ जाएगा, कैश बैलेंस। क्लियर हो गई बात। अब है हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये अकाउंट अगर बनाना आ गया तो आपका एनपीओ क्लियर है, आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है, फुल मार्क्स है। तो इस अकाउंट को ध्यान से सुनना, मैं 100% कॉन्सेप्ट बेस्ड समझा रही हूँ, तो ध्यान से सुनना। सबसे पहले कुछ रूल्स, जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है, अब हम एनपीओ बना रहे, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे इनका एम प्रॉफिट का नहीं होता, इनका एम क्या होता है, वेलफेयर का, लोगों के लिए। तो यहाँ पे पीएनएल नहीं बनाते, पीएनएल प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट नहीं बनाएंगे जैसे कंपनी का बनाते हैं। हम यहाँ पे बनाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। हम जो भी इनका प्रॉफिट होगा उसको प्रॉफिट नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सरप्लस, ठीक है, क्योंकि इनका एम था ही नहीं फर्स्ट प्लेस पे प्रॉफिट कमाने का। जो भी इनकी कमाई हुई है उसका नाम हमने क्या दे दिया, सरप्लस। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, एक अगर फर्म है, कंपनी है, तो हम बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओ। वैसे ही अगर एक एनपीओ है तो हम बोलेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाओ और इससे निकालो सरप्लस। ठीक है, समझ आ गई, डिफरेंस समझ आया क्यों इनकम एंड एक्सपेंडिचर एनपीओ में बना रहे हैं, बिकॉज ये प्रॉफिट के मोटिव से नहीं है, वेलफेयर के मोटिव से है। अब कुछ रूल्स हैं जो पीएनएल के तुम्हें याद रखने हैं और इनकम एक्सपेंडिचर में वो अप्लाई कर दो। पहला नंबर, रूल 1, एक्रूअल बेसिस। प्रॉफिट एंड लॉस नेचर है, नॉमिनल नेचर है, समझ आया, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। इसलिए जब हम बोलते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाओ, बट बच्चे सबसे पहले यही गलती करते हैं, इनकम लिख देते हैं इधर, एक्सपेंडिचर लिख देते हैं इधर, क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाओ, इसलिए वहीं पे क्वेश्चन गलत हो जाएगा। सबसे पहली चीज, नाम है इनकम एंड एक्सपेंडिचर, बट एक्सपेंडिचर डेबिट साइड है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। क्रेडिट है इनकम, इधर है। अगर बेसिक्स क्लियर नहीं है अकाउंट्स के तो मैंने एक वीडियो बना रखी है, उसमें सब डेबिट एंड क्रेडिट के सारे कॉन्सेप्ट समझाए, तो उसे एक बार सुन लेना। आगे है हमारे पास इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक्सपेंस इधर और इनकम इधर। अब कौन से एक्सपेंस हमको लिखने हैं और कौन सी इनकम लिखनी है, ये इंपॉर्टेंट चीज। तो जब हमने रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट किया, उसमें हमने किया था कैश बेसिस, कि कैश अगर इन्वॉल्व है तो आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, चाहे किस मर्जी साल का हो। यहाँ पे उल्टा है, ये चीज याद रखना। इनकम एक्सपेंडिचर होता है एक्रूअल बेसिस। एक्रूअल बेसिस क्या बोलता है, वेदर कैश ट्रांजैक्शन है चाहे कैश ट्रांजैक्शन नहीं है, अगर इस साल का है तो आएगा, अगर इस साल का नहीं है तो नहीं आएगा। ये बात याद रहेगी कि पीएनएल जो होता है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, एक्रूअल बेसिस होता है। वही चीज यहाँ अप्लाई कर दो कि एक्रूअल कॉन्सेप्ट है, अगर पैसे, अगर ट्रांजैक्शन इस साल की है, वेदर क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो, चाहे पैसे मिले हो चाहे नहीं मिले हो, अगर है इस साल की ट्रांजैक्शन तो आएगी, नहीं तो चाहे पैसे दे दिए और आगे के पैसे दिए हैं बट इस साल की ट्रांजैक्शन नहीं है तो नहीं आएगा। समझ आया, ध्यान से सुनो इसको। वेदर पेड और नॉट एक्सपेंसेस और रिसीव्ड और नॉट इनकम, अगर इस साल की करंट ईयर की ट्रांजैक्शन है तो आएगा, अगर प्रीवियस ईयर की या नेक्स्ट ईयर की ट्रांजैक्शन है तो नहीं आएगा। यहाँ पे साफ साफ मैंने लिख दिया है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर बोलता है, चाहे तुम कैश में वो ऊपर
रिसीप्ट एंड पेमेंट में सारे सालों की ट्रांजैक्शन लिखते थे, इधर उधर की सब, पर मेरे यहाँ नहीं लिखोगे, मेरे यहाँ ओनली इसी साल की लिखोगे। मेरे को कोई मतलब नहीं है कैश आया है या नहीं आया है, अगर इस साल की है तो लिखोगे, नहीं तो नहीं लिखोगे, सिंपल। तो यहाँ पे एक और चीज पीएनएल बोला कि पीएनएल नेचर में और क्या चीजें आ गई इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, रेवेन्यू नेचर की ट्रांजैक्शन, बस वो ही ट्रांजैक्शन जिसका बेनिफिट एक साल तक मिलता है, जो ना तो लायबिलिटी को इफेक्ट कर रही है ना एसेट्स को इफेक्ट कर रही है, जिसका बेनिफिट हमें एक साल तक मिलेगा, ओनली वो ट्रांजैक्शन। अब ऊपर जब हमने रिसीप्ट एंड पेमेंट पढ़ा तो मैंने तुम्हें कहा था कैपिटल एंड रेवेन्यू दोनों ही लिखना ट्रांजैक्शन, चाहे एक साल के आगे वाला मिलने वाला बेनिफिट हो चाहे एक साल का बेनिफिट हो, दोनों ट्रांजैक्शन कैपिट रिसीप्ट और पेमेंट में आएगी। यही कहा था यहाँ पे कि दोनों ट्रांजैक्शन आएगी रिसीप्ट पेमेंट में। चाहे देखो यहाँ पे लिखा है मैंने फॉर्मेट में सब कुछ, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, अगर परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट है, एसेट आ रहा है पैसे जा रहे हैं, एसेट में चेंज आ रहा है और इसका बेनिफिट हमें बहुत लंबे टाइम तक मिलेगा, तो इसको हमने रिसीव पेमेंट में लिख दिया, क्योंकि लंबे टाइम तक बेनिफिट मिलने वाला है, ये कैपिटल नेचर की ट्रांजैक्शन है। पर रिसीव पेमेंट में कैपिटल भी आता है, रेवेन्यू भी आता है, ठीक है। बट इनकम एक्सपेंडिचर क्या बोलता है कि तुम मेरे यहाँ पे ओनली रेवेन्यू लिखोगे, कोई एसेट्स परचेज या लायबिलिटी कुछ भी अगर उस पे असर हो रहा है तो तुम नहीं लिखोगे। जैसे कि जब एंट्रेंस फी आई तो हमारे पास कोई एसेट नहीं आया है ना, या हमने किसी से उधार नहीं मांगा, लायबिलिटी में असर नहीं हुआ, ठीक है। अगर डोनेशन मिल रही है या न्यूज़पेपर से पैसा मिल रहा है, रेंट से मिल रहा है, यहाँ पे लायबिलिटी और एसेट्स में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये नॉर्मल ट्रांजैक्शन है जिसका बेनिफिट एक साल तक मिलेगा। मान लो अभी खर्चा किया हमने एक्सपेंडिचर में, तो हमने यहाँ पे टू परचेज ऑफ एसेट्स नहीं लिखा, नहीं लिख सकते हम, वो कैपिटल नेचर की हो जाएगी। हम यहाँ पे ओनली रेवेन्यू नेचर लिखेंगे, एक साल की ट्रांजैक्शन, दैट इज सैलरी, एक साल का खर्चा है, ना तो लायबिलिटी पे असर पड़ रहा है ना एसेट्स पे। रेंट, इंश्योरेंस प्रीमियम, ऑडिट फी, ये नॉर्मल खर्चे, नॉन कैश एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन भी आएगा क्योंकि एक्रूअल कॉन्सेप्ट है, चाहे पैसा मिला है चाहे नहीं मिला है, अगर इस साल का है तो आएगा, दैट इज नॉन कैश ट्रांजैक्शन की भी अगर इस साल की है तो आएगी, तो इसीलिए डेप्रिसिएशन भी आ गया। अगर हमारे को फिक्स्ड एसेट का सेल परचेज होता है और उस पर गेन या लॉस होता है, वो हम इधर इधर दिखाते हैं, बस ये मैंने हाईलाइट किया है। बट सेल परचेज हम नहीं लिखते क्योंकि वो कैपिटल नेचर की ट्रांजैक्शन है। स्पोर्ट्स मटेरियल यूज्ड, और फिर जो भी एंड में निकला वो हमारा सरप्लस निकल गया। मान लो यहाँ पे इनकम है और एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंस हो रहे 10,000 के और इनकम जो है हमारी 20,000 की, तो जो भी बैलेंस हमारे को मिलेगा, बैलेंस कितना मिल जाएगा 10,000, वो सरप्लस हो जाएगा। अगर लॉस आ रहा है तो उसे डेफिसिट बोल देंगे। अब कुछ चीजें यहाँ पे याद रखना, जैसे मान लो सैलरी दे रखी है, अगर आउटस्टैंडिंग सैलरी एट द एंड है, हमने पे नहीं करी, है ना, हमने पे नहीं करी बट इस साल की है इसलिए हमने यहाँ पे ऐड किया, और अगर आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग है, ये भी हमने पे नहीं करी बट इस साल की नहीं है इसलिए नहीं आएगा। तो ओनली इस साल की एक्सपेंसेस आएंगे, वेदर पेड और नॉट पेड, बट अगर इस साल के तो ये आएंगे, इसलिए ये आ गया और ये नहीं आया। समझ आ गई बात। बट ऊपर रिसीव पेमेंट में ऐसा नहीं होगा, रिसीव पेमेंट में कैश दिया है तो आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, वो टोटली कैश बेसिस है, उसमें देखना ही नहीं है आउटस्टैंडिंग है कि नहीं है, दिया है कि नहीं दिया, उसमें नहीं देखना, उसमें कैश है तो लिखो नहीं तो नहीं लिखो, ठीक है। सेम विद सब्सक्रिप्शन, मान लो सब्सक्रिप्शन हमें दे रखी है, कुछ आउटस्टैंडिंग है, एंड में हमको पैसे नहीं मिले, सब्सक्रिप्शन हमारी कमाई है, हमें एंड में आउटस्टैंडिंग है, हमें पैसे नहीं मिले, या हमें पहले ही पैसे मिल गए एडवांस बिगनिंग में, तो ये अगर एंड तक पैसे नहीं मिले बट इस साल के तो आएंगे। अगर एडवांस ही मिल गए पैसे बिगनिंग के अंदर तो इसी साल के लिए मिले होंगे, पूरे साल यूज होगा बिगनिंग में एडवांस, तो ये भी आएगा। बट अगर आउटस्टैंडिंग है बिगनिंग में, मतलब पिछले साल का पैसा है जो नहीं मिला, वो नहीं आएगा क्योंकि इस साल का नहीं है। अगर एडवांस है एंड में, किसी ने हमें एंड में आके एडवांस दे दिया, मतलब फ्यूचर में आने वाले साल का एडवांस दिया है, वो भी इस साल का नहीं है,
तो ये भी नहीं आएगा। क्लियर हो रही है बात? जो भी इस साल के पैसे नहीं है वो नहीं आएंगे, जो इस साल की कमाई है चाहे हमें मिला हो चाहे नहीं मिला हो वो आएगा। ठीक है, तो इससे हमारा बन गया इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब बारी आती है बैलेंस शीट की। अब बैलेंस शीट में सीधा लायबिलिटी और एसेट्स आ गए हमारे। जो भी हमारा सरप्लस निकलेगा इनकम एक्सपेंडिचर से वो लायबिलिटी में जाके कैपिटल फंड के अंदर ऐड होगा। अगर लॉस आ रहा है उसके अंदर तो डेफिसिट है, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो इनकम एक्सपेंडिचर से जो भी हमारा सरप्लस होता है वो कैपिटल फंड में ऐड होता है। सेम जैसे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से प्रॉफिट ऐड होता है कैपिटल के अंदर, वही सेम चीज है यहाँ पे। ठीक है, क्लियर हो रही है बात? अब बैलेंस शीट को समझना है। बैलेंस शीट में अगर एसेट्स, देखो ध्यान रखो लायबिलिटी और एसेट्स में सीधा फर्क पड़ रहा है, वो बैलेंस शीट में आएगी चीज। अगर लायबिलिटी और एसेट में फर्क पड़ता है तो सीधा वो बैलेंस शीट में आता है। मान लो तुमने एसेट खरीदा, तो हमने एक्सपेंडिचर अकाउंट में, एक्सपेंडिचर में तो नहीं दिखाया एसेट खरीदा क्योंकि कैपिटल नेचर है, हम उसको सीधा यहाँ पे दिखाएंगे, यहाँ पे दिखा देंगे ऐड के अंदर कि एसेट खरीदा। समझ आ रही है बात? आई होप ये चीज समझ आ रही है। बहुत ही कॉन्सेप्ट बेस्ड समझा रही हूं मैं। इसको अपना हमेशा क्लियर रखना अकाउंट्स में कॉन्सेप्ट्स। अगर एनपीओ के कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे क्वेश्चन नहीं हो पाएगा पूरा। इस वीडियो को एंड तक देखो, बैलेंस शीट को समझो, एंड मेरी जो कॉन्सेप्ट बेस्ड अकाउंट्स के 11th के वीडियोस बन रखे हैं उसे भी जरूर देखना, मैं एंड में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। ठीक है, अपने बेसिक्स को बहुत स्ट्रांग रखना। कोई भी डाउट हो तो कमेंट्स में पूछ लेना एंड जरूर बताना नेक्स्ट टॉपिक क्या बनाना है। तो आगे हम चल रहे हैं। हम मान लो अब इनकम एक्सपेंडिचर हमारा हो गया। अब इनकम एक्सपेंडिचर में ओनली रेवेन्यू नेचर की ट्रांजैक्शन आई थी, तो अब यहाँ पे बैलेंस शीट में कैपिटल नेचर होता है। बैलेंस शीट, बैलेंस शीट क्या होता है? कैपिटल नेचर। लायबिलिटी और एसेट्स होते हैं इसके अंदर, सीधा इनमें फर्क पड़ना चाहिए, वो ट्रांजैक्शन इधर आएगी। तो यहाँ पे हमारी बिल्डिंग फंड आ गया। मान लो किसी ने फंड दिया था बिजनेस को बिल्डिंग बनाने के लिए, तो अब ये चीज हमारी लायबिलिटी होगी क्योंकि ये स्पेसिफिक है, ये स्पेसिफिक डोनेशन है। किसी ने हमें डोनेट किया, हमारी फर्म को, एनपीओ है हम, और हमें डोनेट किया और हमें बोला भाई इस पैसे से तू बिल्डिंग ही बनाना। अब हमारे को लायबिलिटी या हमें जिम्मेदारी होगी कि हमें बिल्डिंग ही बनानी है। तो ये इसीलिए अगर कुछ स्पेसिफिक डोनेशन होती है, अगर जनरल डोनेशन है तो नॉर्मल बिजनेस में पैसा आया, रेवेन्यू नेचर है ना, तो लायबिलिटी पे असर पड़ा। ठीक है, कहीं पे भी उस पैसे को यूज कर सकते हैं। बट अगर स्पेसिफिक डोनेशन है, कहीं पे उसने बोल दिया कि भाई यही खर्चा करना, तो हमें करना पड़ेगा और लायबिलिटी में असर होगा सीधा डायरेक्ट। और लायबिलिटी में अगर असर हो रहा है तो वो कैपिटल नेचर की ट्रांजैक्शन है। ठीक है, अगर लायबिलिटी या एसेट में असर होता है तो कैपिटल नेचर की ट्रांजैक्शन है। रेवेन्यू नेचर क्या होता है? ना तो लायबिलिटी पे असर हुआ ना एसेट्स पे। ठीक है, तो रेवेन्यू नेचर तो इनकम एक्सपेंडिचर में आ गया। अब किसी ने स्पेसिफिक डोनेशन बोल दी तो सीधा हमारी लायबिलिटी पे असर हुआ, तो हमारे को बिजनेस फंड क्रिएट करना पड़ जाएगा। ठीक है, अगर उससे रिलेटेड कोई और पैसा मिलता है तो उसमें ऐड होता जाएगा। अगर स्पोर्ट्स फंड है तो उसका भी पैसा इधर ही आ जाएगा। स्पोर्ट्स फंड वहीं यूज करना है स्पोर्ट्स में। करंट लायबिलिटी है बिजनेस की, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है अगर, तो वो लायबिलिटी में आ जाएंगे। ये बात तुम्हें पता होनी चाहिए। और अगर हमें सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस मिल चुका है, अगर हमें पहले ही सब्सक्रिप्शन मिल गया, वो भी हमारी लायबिलिटी है। ठीक है, अब यहाँ पे एसेट्स के अंदर ये चीज पता है, जो डेप्रिसिएशन है वो नॉन कैश एक्सपेंस है, और वो इनकम एक्सपेंडिचर में हम दिखा देंगे एक्सपेंस में टू डेप, और वो यहाँ से भी माइनस होगा एसेट्स के अंदर। ये हम शुरू से करते आ रहे हैं। बैलेंस शीट में डेप्रिसिएशन माइनस होती है, एसेट्स में वही सेम चीज, अगर कोई एडिशन हुआ तो ऐड हो गया और डेप्रिसिएशन है तो माइनस हो गई। करंट एसेट्स में सब्सक्रिप्शन आ जाएगा। अगर सब्सक्रिप्शन हमें नहीं मिली है, हमें मिलनी है, तो हमारी एक्रूड इनकम है वो आ जाएगी। और अगर कोई इन्वेस्टमेंट्स बन रखी है तो हमारे एसेट्स में आ जाएगी। प्रीपेड एक्सपेंस है तो एसेट्स में आ जाएगी। और जो कैश इन हैंड, जो कैश बैलेंस आया था रिसीव्ड एंड पेमेंट में, कैश बैलेंस जो है वो इधर आ जाएगा।
ठीक है। तो रिसीप्ट एंड पेमेंट से हमारा कैश बैलेंस निकला, वो हम यहाँ लिखेंगे, कैश का पूरा हिसाब किताब। और जो भी रेवेन्यू नेचर की ट्रांजैक्शन है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिखेंगे। रेवेन्यू नेचर को याद रखना, ओनली 1 ईयर का बेनिफिट, और ना ही लायबिलिटी पे असर पड़ रहा है ना ही एसेट्स पे असर पड़ रहा है। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई भी डाउट हो तो मेरे से कमेंट्स में ज़रूर पूछ लेना, एंड ये भी बताना कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक का सुनना है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड शेयर करना अपने दोस्तों में। टेक केयर।